जय हिंद। मैं ब्रजेश राठौर। इस देश में सैनिकों को हमेशा सर आंखों पे रखते हैं इस देश के हर एक लोग। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के रक्षा मंत्री या इस देश की किसी भी पॉलिटिशियंस हमेशा अगर सैनिकों की बात आए तो हमेशा नतमस्तक वाली बातें करते हैं कि सैनिक हमारे लिए सर्वोपरि है। और ऐसा होता भी आ रहा है, सदियों से होता आ रहा है। सैनिकों को हमेशा आदर सम्मान इस समाज में ने दिया है। इस चीज को हम नहीं नकार सकते हैं, क्योंकि इस देश की सैनिक हमेशा अपने मिट्टी पे मर मिटने के लिए तैयार होता है और वो डिजर्व भी करता है कि देश की नागरिक उन्हें वही मान सम्मान दे जो वो डिजर्व करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? ये हकीकत मैं पिछले एक वीक में अपने आप से फील किया हूं। अब इस हकीकत में कौन दोषी है? ये सिस्टम दोष है या ये सरकार दोष है या हम खुद दोषी हैं? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता है कि पिछले एक वीक से मैं पटना के रूबन हॉस्पिटल में था। मेरा सर का सर्जरी हुआ है। सर में फैट क्लॉट हो गया था और मैं रूबन हॉस्पिटल में भर्ती था। ECHS द्वारा मुझे वहाँ पे फॉरवर्ड किया गया था। रूबन हॉस्पिटल में जब मैंने नज़ारे देखे भूतपूर्व सैनिकों का तो सोचने पे मजबूर हो गया कि वहाँ की वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को उस वीडियो से रूबरू कराया जाए। अगर रूबन हॉस्पिटल की बात करें तो वो वेलफेयर देने में कोई दो राय नहीं है जी कि वहाँ का सारा एडमिनिस्ट्रेशन वेलफेयर बहुत ही अव्वल दर्जे का था। लेकिन कमी थी तो हमारे ECHS द्वारा जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं उस रूल्स रेगुलेशंस में आप एक बात समझिए जी कि जवान जिस दिन भारतीय सेना में भर्ती होता है उस दिन से मरते दम तक लाइन में कतार में हमेशा खड़ा रहता है। और हर एक जवान ये सोचता है जी कि ये लाइन कतार हमारे लिए खत्म होता है क्यों नहीं, और ये क्यों कब खत्म होगा, इसी सोच में पूरी सर्विस निकाल देता है। जब सर्विस से आने के बाद, बड़ी विडंबना की बात है कि सर्विस से आने के बाद भी आज जवानों को, भूतपूर्व सैनिकों को, इस देश के वीर नारी को, इस देश के जवान, वो जवान जो कभी पाकिस्तान और चाइना जैसे कंट्री से लोहा लेता है, उस जवान को भूतपूर्व होने के बाद भी या मरते दम तक बुढ़ापा में भी 65 साल के एज में भी लाइन की कतार में खड़ा होना पड़ता है। आज सिस्टम इस तरीके से बना दिया गया है कि एक जवान पेशेंट के तौर पे किसी हॉस्पिटल में जाता है और उसको बोला जाता है इधर से कागज बनवाइए, वो कॉर्पोरेट ऑफिस में जाइए, वहां बिलिंग कराइए। इससे तो 1000 गुना अच्छा था जो कि सिर्फ MH के गेट पे आप चले जाइए और वहां पे जाने के बाद आपका सारा ट्रीटमेंट अपने आप होना स्टार्ट हो जाता था। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि MH से उठा के आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एक पैनल के थ्रू में डाल दिया गया, जो कि आप कॉर्पोरेट पैनल के थ्रू में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवाइए। मैंने इसका विरोध किया, मैंने इसका आवाज उठाया। मैं जिस हॉस्पिटल में था उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर से जाके मिला तो डायरेक्टर साहब का क्या एक सिंगल स्टेटमेंट क्या था जी कि बेटा ये मेरे बने बनाए रूल्स नहीं है, ये आपके आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के थ्रू जो रूल्स रेगुलेशन आता है उसी रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं। मैं मानता हूं जी कि भूतपूर्व सैनिकों का संख्या बढ़ते जा रहा है, MH में जगह नहीं मिल पा रहे थे, भीड़ बढ़ते जा रही थी, लेकिन आखिर जो सहानुभूति से हमारे फौजी भाई हमारे भूतपूर्व सैनिकों को देखेंगे वो सहानुभूति से कभी भी कॉर्पोरेट के हॉस्पिटल हमें ट्रीट नहीं करेगा, हमें लाइन में खड़ा करेगा ही करेगा। क्यों? उसको भी पैसे चाहिए। अगर वो लाइन में खड़ा करके वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। आज 65 साल, 70 साल, 80 साल के हमारे बुजुर्ग फौजी वहां लाइन में खड़े होते हैं और रूल्स तो देखिए, एक बार फॉरवर्ड कर दिए तो उस पर ही पूरा ट्रीटमेंट नहीं होगा। एक एक टेस्ट के लिए दोबारा जाइए आप हॉस्पिटल जहां है और ECHS
पोलो क्लिनिक अगर किसी का 100 किलोमीटर दूर है तो अगर एक टेस्ट करवाना है तो फिर से दोबारा जाके रेफरल करवा के लेके आइए। तो ये रूल्स रेगुलेशन चेंज होना चाहिए। ट्रीटमेंट अच्छा होता है, नो डाउट, ठीक है, अच्छा फैसिलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी पब्लिक के भीड़ में जाके खड़ा होना पड़ता है। जो फौजी जिस दिन सैनिक बनता है उस दिन से यही एक होप लगाता है कि किस दिन इस लाइन से मुझे छुटकारा मिले, लेकिन जब वो 80 साल मरने के कतार में लाइन में खड़ा होता है, वहां भी उसको लाइन लगाना पड़ता है कि मुझे मरना है अब हॉस्पिटल में, और मरने के लिए भी लाइन लगाता है। ये विडंबना शायद जो नेता लोग, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे देश के कोई भी पॉलिटिशियंस हो, जो बोलते हैं जी कि मैं सैनिकों मेरे लिए सर्वोपरि है, ये सोचने वाली बात है। एक तरफ माननीय रक्षा मंत्री बोलते हैं सैनिक तो मेरा परिवार के लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ जाके कभी उस परिवार की स्थिति हॉस्पिटल में जाके चेक किए हैं? नहीं किए। उसी परिवार के किसी विधवा माता को जाके देखे हैं? नहीं देखे हैं। जिसका बेटा भी शहीद हो गया और जिसका पति भी इस दुनिया में नहीं है, उसको जाके देखे कौन से स्थिति में वो अपने जिंदगी यापन कर रहे हैं? नहीं देखे हैं माननीय प्रधान। तो उन्हें क्या जरूरत है? बस उनके लिए ये सैनिक और सैनिक वर्ड सिर्फ चुनावी एक संबोधन है। आप इस फीलिंग को समझिए। मैं भी पहले नहीं समझ पाता था। जब मैं उस कतार में खड़ा हुआ और मेरे पीछे देखे कि 85 साल के बुजुर्ग, जो कि उनको यह कहा जाता है कि आपको ECHS से OPD के लिए रेफरल किया गया है, आपको IPD कराना है तो फिर से जाइए 185 किलोमीटर पटना से गोपालगंज और जाके फॉरवर्ड करा के लेके आइए। ना उनके साथ में उनका बेटा है और ना उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी तो ऐसे भी चलने लायक नहीं होंगे। जब 85 साल के खुद है तो उनकी भी एज 70+ होगा। तो इस बात को समझना है कि ठीक है, अगर सरकार ने कोई स्टेप लिया कि भूतपूर्व सैनिकों को हमें सिविल हॉस्पिटल में पैनल के थ्रू ट्रीटमेंट करवाना है तो वो फैसिलिटी दीजिए। ये बहुत ही निंदनीय बात है और इस पे विचार करने बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सैनिकों को अपना परिवार कहते हैं जी कि हाँ आप मेरे परिवार के लोग हैं, तो आप अपने परिवार को क्या लाइन में खड़ा करवाएंगे? वो भी मरने के लिए जी कि मुझे अब मरना है और मुझे हॉस्पिटल के लाइन में खड़ा करिए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं सैनिक समाज से ये आग्रह करता हूं कि आप लोग जहां भी है इस चीज की लिए आवाज उठाइए। अगर आप पोलो क्लिनिक में जाते हैं तो उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलिए, जाके कहिए जी कि आप बात करिए, आपने पैनल के थ्रू आपने टाइप किया है, आप बोलिए जी कि मेरा पेशेंट अगर मेरे हॉस्पिटल में आ गया तो मेरा पेशेंट बार बार आपके पोलो क्लिनिक में रेफरल के लिए नहीं जाएगा। और ऐसा नहीं है जी कि उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर नहीं सुनता है, सुनता है। उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे ही अधिकारी होते हैं, या तो आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर साहब होते हैं या एयरफोर्स नेवी से रिटायर्ड होते हैं। वो भी इस बात को समझते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ जवान और जेसीओ के साथ में होता है, अधिकारी गण के साथ में इसलिए नहीं होता है जो कि हमारे अधिकारी गण, कोई ना कोई अधिकारी उनके कंसल्ट में होते हैं और वो फोन के थ्रू अपना करवा लेते हैं काम। मैं उनको दोषी नहीं कहता हूं, मैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ऐसा हो रहा है, मेरे आंखों के सामने हुआ है। मुझे भी फॉरवर्ड किया गया था, मुझे भी बताया गया जी कि आप जाके फॉरवर्डिंग करवा के लेके आइए। मैंने बात किया, तो आप भी आवाज उठाइए इसके प्रति। बस इस वीडियो में इतना ही है। और जो स्थिति आज जवानों का हो रहा है इस देश में, सोचने लायक है और इस पे गहन मंथन करना पड़ेगा। अगर आज आवाज नहीं उठाए इस चीज को लेके तो आने वाला पीढ़ी हमसे सवाल करेगा। तो मैं भूतपूर्व सैनिकों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप आवाज उठाइए और आवाज संवैधानिक तौर पे उठाइए। असंवैधानिक वर्ड का यूज मत करिए, विरोध करिए। संविधान हमें हक देता है
अपने लिए आवाज उठाने के लिए। तो मैं फिर से अगेन रक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सिर्फ वो ये ना कहे कि सैनिक मेरा परिवार है और सिर्फ एक फोटो सेशन में फोटो ना खिंचाए सैनिकों के साथ में। अगर परिवार है तो परिवार की तरह सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के साथ में ट्रीट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।